हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। मीन्स कहने का मतलब अब हम लोग आज एक रोटेशनल मैकेनिक्स नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया है वो एक ट्रांसलेशन मोशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। आज हम लोग उसी ट्रांसलेशन मोशन में जो जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी वही वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी यूज होगी, बट एक डिफरेंट फॉर्म में। जैसे हम ट्रांसलेशन मोशन करते थे उसी तरीके से जब हमारा कोई मोशन रोटेशनल होगा, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि कोई भी एक हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे एक कुआं है। कुआं जो है उसमें एक आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में गांव में कुआं जो रहता था उसमें एक पुली लगी रहती थी। पुली में एक एंड पे बकेट बंधा हुआ रहता था, दूसरे एंड पे जो है रस्सी रहती थी। जो दूसरे एंड पे रस्सी रहती थी, अगर हम उस रस्सी को रिलीज कर दें तो वो बकेट जो है बहुत स्पीड से जो है नीचे की तरफ कुएं में पानी में जाता है। और वो जो पुली है वो पुली क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट करती है मतलब एक एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट करती है। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, और हम ये देखेंगे कि हमारा रोटेशनल मैकेनिक्स भी एक बहुत ही अच्छा और इजी टॉपिक है, जो कि फिजिक्स का एक मैकेनिक्स का एक चैप्टर है। ज्यादातर लोगों के माइंड में आप देखोगे डिस्कस करेंगे, बोलेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स एक टफ चैप्टर है फिजिक्स का। बट जैसा मेरा मानना है कि रोटेशनल मैकेनिक्स एक बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन मोशन के ईच एंड एवरी पैरामीटर से रिलेट करके इंटरेस्ट करके इसको हम आगे की तरफ स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास वर्ड सुना होगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तब हम रोटेशनल मैकेनिक्स पूरा स्टडी करेंगे डिटेल में। हम रोटेशनल मैकेनिक्स के बारे में ये बोल सकते हैं कि एक लेंथी टॉपिक है, एक लेंथी चैप्टर है, बट ये टफ चैप्टर नहीं है, ये भी एक बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, उसमें रोटेशनल मैकेनिक्स जैसे ही आती है, लोगों का जिस तरीके से इसमें रोटेशन होता है उसी तरह माइंड भी रोटेट करने लगता है। लोगों को कंफ्यूजन या उनको टफ सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे लोग, पढ़ाने वाले लोग भी बोलते हैं कि रोटेशनल मैकेनिक्स एक टफ चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। आप लोग प्लीज हमारे साथ बने रहिए इस चैप्टर में। बस इतना मैं कहूंगा कि एक लेंथी चैप्टर है इसमें, क्योंकि जितना अभी तक आप लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ अब हम रोटेशनल के फॉर्म में पढ़ेंगे कि अगर रोटेशन हो रहा है तो हमारे क्या क्या पैरामीटर्स होंगे और किस तरीके से हम उनको लेके आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम आज एक देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और सेंटर ऑफ मास आज हम क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम enables us to discuss overall motion of the system by replacing the system by an equivalent single point object। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सिस्टम है या कोई भी एक रिजिड बॉडी है, जो कंप्लीट रिजिड बॉडी है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जिससे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनता है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बनता है। जैसा कि आप लोग हमेशा स्टडी भी किए होंगे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, आगे भी मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करेंगे कि जो भी एक ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। तो वो जो छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट एटम है, जैसे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट एटम्स बोलिए या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलिए, इनसे मिलकर बना हुआ है। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट का ये जो पार्टिकल्स है, ये जो एटम्स है, इनका एक सेंटर होगा जहां पे ये पूरा ऑब्जेक्ट का वो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। वही हम यहां पे चीज बोल रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है इस पूरे ऑब्जेक्ट का, उसको हम एक सिंगल पॉइंट बना के हम यहां पे स्टडी करेंगे। मतलब उसको भी एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट हम मानेंगे और उसको स्टडी करेंगे। आइए आगे चलते हैं तो वो और क्लियर होगा ये। वी मे डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडीज एज अ पॉइंट at which the entire mass of the body is supposed to be concentrated। मीन्स कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, ये सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल इससे मिलके एक हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट बना हुआ है।
वो एक पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट होता है, उसी को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। वही हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। मींस इस पूरे मास का एक सेंटर पॉइंट होगा जहां पे ये कंसंट्रेटेड होगा, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। यही हम यहां से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा डेफिनेशन। एक चीज आप ये मान के चलो कि पूरी फिजिक्स में आप एक चीज हमेशा याद रखिए, एकदम अपने माइंड में इस पॉइंट को आप बैठा लो कि पूरी फिजिक्स में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जहां पे आप याद करने की आपने कोशिश की वहां पे कुछ न कुछ मिस्टेक होगा, पूरी डेफिनेशन में 0 मार्क्स मिल जाएगा। हर डेफिनेशन आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, उसी फॉर्मूले से आपको डिफाइन करना है। आप देखिए हम यहां पे हेडिंग डाल रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप देखिए डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। मैंने आपको बोला कि कोई भी बॉडी है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड बॉडी है जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एटम से मिलकर बने हुए हैं, और इन पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक सेंटर ऑफ मास होता है। मतलब ये पूरे मास है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से अलग अलग मास है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होता होगा कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसके अंदर, उनके अंदर भी फोर्सेस जनरेट होते होंगे। बिल्कुल सही बात है। इनके अंदर इन फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट बॉडी का। और ये दोनों जो होते हैं पेयर में काम करते हैं। पेयर में काम करने का मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन दोनों पे लगता है, जिसके कारण ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। उसी तरह ये पेयर में काम करते हैं। ये दोनों जो एटम्स हैं, या इनको आप पार्टिकल मानिए, ये पेयर में चलते हैं और पेयर में रहते हैं, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के कारण ये पूरे के पूरे सिस्टम में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और इनको हम इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। चलिए वो एक डिफरेंट पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मास मेरा बोलने का मतलब, यहां पे डेफिनेशन ऑफ मास का मतलब मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि सपोज कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ऐसे सिचुएशन में अगर हम सेंटर ऑफ मास पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड माने, और एक आईएथ पार्टिकल है, और आईएथ पार्टिकल का जो हमारा एक्स आई वाई आई और जेड आई है हमारा ये, तो ऐसे सिचुएशन में हम सेंटर ऑफ मास को हम डिफाइन करेंगे। सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने का मतलब इस पॉइंट पे जो हमारा ये एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड एक डिस्टेंस है, एक सेंटर पॉइंट है। उन तीनों क्वाड्रेंट हम यहां पे दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में किस पोजीशन पे किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एम, या इसी को आप बोल सकते हो समेशन ऑफ एम आई। कहने का मतलब ये है कि हमारा सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को हम बोलेंगे समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, मीन्स टोटल मास ऑफ द सिस्टम, या इसी को आप बोलोगे समेशन ऑफ एम आई। सिमिलरली जेड एक्सिस का जो हमारा क्वाड्रेंट होगा उसको हम बोलेंगे समेशन ऑफ एम आई जेड आई डिवाइडेड बाई, दिस इज कैपिटल एम मीन्स टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और समेशन ऑफ एम आई। देखिए क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है, जो क्वाड्रेंट है, हम क्या सपोज कर रहे हैं कि किसी एक रिजिड बॉडी में सपोज आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। यहां आई है क्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यही हमारा आई है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मींस सेंटर ऑफ मास मींस एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस, और जेड एक्सिस पे जेड डिस्टेंस। उसी को ये हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्स वाई और जेड डिफाइन हो रहा है कैसे, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई टोटल मास। सिमिलरली y इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई वाई आई
डिवाइडेड बाय कैपिटल एम टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसको आप समेशन ऑफ एम आई बोलिए या कैपिटल एम नोटेशन से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो दिस इज टोटल मास। and now z equal to similarly summation of mi zi divided by m or summation of mi। I think आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हमारे आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हैं तो उनका एक्स वाई जेड जो सेंटर पॉइंट, जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा। एक्स एक्सिस में ये हमारा एक्स आई, वाई एक्सिस में वाई आई हो जाएगा, जेड एक्सिस में जेड आई। इसको हम एक और एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं तो और ये आपके माइंड में क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्क्वायर है जिसका साइड जो है वो ए है। एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है, मतलब इसके सारे साइड ए हो गए। इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, इसको सी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को डी बोल रहे हैं। और ईच एंड एवरी पॉइंट पे मास रखा हुआ है। सपोज ये m मास है, ये 2m मास है, यहां पे 3m मास है और यहां पे 4m मास है। आप देखिए एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्क्वायर की फॉर्म में है और इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के इन पॉइंट्स पे, यहां पे ए पॉइंट पे m मास, बी पॉइंट पे 2m मास, सी पॉइंट पे 3m मास और डी पॉइंट पे 4m मास रखा हुआ है। तो यहां से हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि सेंटर ऑफ द मास क्या होगा इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का। सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब कि हमारा x और y निकालना। आप देखिए यहां पे दो एक्सिस x और y एक्सिस दिखा रहा है, तो हमें सेंटर ऑफ मास x और y हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। तो आइए इसके लिए, सपोज यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास किसी पॉइंट को आप ले लो, इस पॉइंट पे है, इसका सेंटर ऑफ मास एक्ट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y। यही हमें कैलकुलेट करना है x, y। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये 4, हम इसको पहले इस तरीके से देखते हैं कि पार्टिकल x एक्सिस और y एक्सिस, इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमारा एक्स आई वाई आई क्या क्या है। तो सपोज पार्टिकल ए है, ए पार्टिकल है, इस ए पार्टिकल का हमारा एक्स एक्सिस कितना होगा 0। आप देखिए यहां पे ये हमारा 0 0 है। इस बी पॉइंट में क्या है, हम क्वेश्चन में क्या है कि स्क्वायर है जिसकी एक साइड स्मॉल ए है, स्मॉल ए साइड ये है, स्मॉल ए स्क्वायर का है, तो सब ए होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा a, 0। आप जानते हो इस सी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा a, और यहां डी पॉइंट पे क्या होगा x, इस पे क्या होगा x 0 होगा और y क्या होगा a। तो आइए हम पार्टिकल ए के लिए देखते हैं कि हमारा x एक्सिस क्या होगा और y एक्सिस क्या होगा। पार्टिकल ए के लिए x एक्सिस y एक्सिस दोनों 0, और इस पार्ट यहां पे मास भी कर लेते हैं तो उससे और क्लैरिटी होगी। पार्टिकल ए पे हमारा मास कितना है स्मॉल m। अब आइए पार्टिकल बी की बात करते हैं। पार्टिकल बी पे हमारा मास कितना है 2m। x एक्सिस कितना है a, y एक्सिस कितना है 0। इस तरीके से एक चार्ट, एक प्लॉट कर लेंगे तो हमें बहुत इजी होगा अपना सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने में। अब आइए देखते हैं सी पॉइंट का मास कितना है 3m। हमारा x एक्सिस कितना है a और y एक्सिस कितना है a। सिमिलरली डी पॉइंट का मास कितना है 4m। x एक्सिस कितना है 0 होगा x एक्सिस, क्योंकि इसी x एक्सिस पे है, और y एक्सिस कितना है हमारा a। अब देखिए इतनी चीजें जैसे आप प्लॉट करोगे आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देखिए यहां से x आप निकालोगे
x आप निकालोगे तो x निकालने के लिए क्या है, m1 मीन्स m, m1 x1 मीन्स m इंटू 0, देखिए, प्लस 2m इंटू a, m2 x2 मीन्स 2m इंटू a, समेशन ऑफ mx डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ m, वही हम कर रहे हैं। m1 x1, x एक्सिस चुकी है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यही हम कर रहे हैं। 2m इंटू a, देन प्लस 3m इंटू a प्लस 4m इंटू 0 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। ये आपको कैलकुलेट करना है, यहां से x कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली हम y की बात करें, आप देखिए, सिमिलरली y की आप बात करो, m1 y1 m इंटू 0, y भी 0 है m का, 2m प्लस 2m इंटू 0, y 0 है, प्लस 3m इंटू a प्लस 4m इंटू a डिवाइडेड बाई, अब हम y की बात कर रहे हैं केवल, तो यहां पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, ये आ गया आपका, ये आप कैलकुलेट कर लो, ये आ गया आपका। देखिए कितना सिंपल है, मतलब सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ये जो एक पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देना, बस इतना ही, कि इस सिंगल पॉइंट पे इसको कंसंट्रेट करना, यही डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास का। मीन्स ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका जो पूरा मास है वो सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट है, और उस सिंगल पॉइंट पे जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे x और y से। और x और y को कैसे डिफाइन किया हमने, समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ m, और y एक्सिस के लिए समेशन ऑफ mi yi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ m, सिमिलरली z एक्सिस के लिए भी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इतना डिस्कशन के बाद थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा क्लैरिटी आपके माइंड में हो रहा होगा। जैसे जैसे आप एक दो क्वेश्चंस करोगे वो आपको और क्लियर होता जाएगा। कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, सिंपल तरीके से बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसी डेफिनेशन पे आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। और डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको बस फार्मूला लिखना है, उसी से हम जो डिफाइन किया डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, उससे क्लियर हो जाएगा। आइए और देखते हैं कि सपोज हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, बिटवीन टू पार्टिकल्स हम देखते हैं, जैसे एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ये स्मॉल एम मास है। इस तरीके का कोई सेंटर ऑफ मास बिटवीन टू पार्टिकल्स, सपोज इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। अगर कोई दो पार्टिकल है जिसका एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे एक्ट करेगा वो हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। तो आपको यहां पे एक एक्सिस तो डिफाइन करनी पड़ेगी कि किस एक्सिस की आप बात कर रहे हो। तो हम इसको एक्स एक्सिस पे ले लेंगे इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा लाइन है m और 2m, इसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और ये हमारी y एक्सिस रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा m मास है उसका
कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 0 0, ओरिजिन पे ये रहेगा, और ये जो पॉइंट है इसका अगर हम देखें कोऑर्डिनेट d, 0 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रही होगी आपको बात कि हम इसको सपोज करेंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो दो पार्टिकल रखे हुए हैं d डिस्टेंस पे, वो x एक्सिस पे है। सपोज दैट कि दिस इज ऑन x एक्सिस। ऐसे सिचुएशन में आप देखिए आपका जो सेंटर ऑफ मास जो आप कैलकुलेट करोगे x जो आप कैलकुलेट करेंगे ऐसी सिचुएशन में वो क्या होगा, आप देखिए x हमारा कैलकुलेट होगा m1x1 मीन्स m इंटू 0 प्लस m2x2 मीन्स 2m इंटू d डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। तो आप देखिए ये 0 हो गया, ये 2md अपॉन 3m, दिस इज 2md अपॉन 3m। m से m कैंसिल हो गया, d बाई 3 डिस्टेंस मीन्स x एक्सिस पे ये यहां से d बाई 3 डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी x एक्सिस पे वही लाई करेगा, क्योंकि y एक्सिस जब जैसे निकालने जाओगे y एक्सिस के केस में आपका 0 होगा। देखिए m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0, दोनों y एक्सिस 0 है तो ये पूरा 0 होगा। तो इसका मतलब कि आपका जो एक्स वाई सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा, d बाई 3, 0। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो कहने का मतलब अगर हम इसको नोटेशन के फॉर्म में देखें, चलिए हम इसको अगर हम यहां पे m1 कर दें और यहां पर m2 कर दें, इसी को हम नोटेशन के फॉर्म में m1 और m2 के फॉर्म में करना चाह रहे हैं। तो आइए देखिए, दिस इज m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही, आपने देखा ही है क्योंकि दोनों उसका 0 है। तो देयरफॉर x इक्वल व्हाट, m2 इंटू d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये x आएगा। y क्या होगा, y 0 होगा क्योंकि ये दोनों y कोऑर्डिनेट के ये 0 है, इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट पे y 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस पॉइंट पे होगा, सेंटर ऑफ मास जो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 0। मतलब इस पॉइंट से हमारा इतनी डिस्टेंस पे ये काम करेगा। अगर इस पॉइंट से पूछे तो वही टोटल डी में से इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम इस पॉइंट से पूछे कि m2 पॉइंट से कितना होगा तो टोटल डी में से ये जो आया है कैलकुलेट होके इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उस एंड से समझ में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है और इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है समझने वाला। इतने के साथ हम इसको, इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने माइंड में बिल्कुल ये फिट कर लो कि रोटेशनल मैकेनिक्स भी एक बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। बस आपको कॉन्सेप्चुअली उसमें क्लैरिटी रखनी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।